नाउ कम टू द पॉइंट। द एंग्लो सिख वार्स, अंग्रेज और सिखों का युद्ध, यानी कि अंग्रेज और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ, वार हुआ। वी हैव रीड अबाउट द एंग्लो मैसूर वार्स 1767 to 1799, and we have already read about the Anglo Maratha Wars 1775 to 1818, and now we are going to study about the Anglo Sikh Wars 1845 to 1849, 1845 से 1849 अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो लड़ाई हुई, जो युद्ध हुआ। द सिख्स बिकेम वेरी पावरफुल अंडर महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह नॉट ओनली had a cordial and diplomatic relationship with the English, but he had an efficient army too. Maharaja Ranjit Singh is known as Sher Punjab. महाराजा रणजीत सिंह को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह। तो लिख रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख जो थे बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। किनके अंडर में? महाराजा रणजीत सिंह। उनके नेतृत्व में, उनके अंडर में सिख जो थे बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। महाराजा रणजीत सिंह नॉट ओनली हैड अ कॉर्डियल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इंग्लिश, बट ही हैड एन एफिशिएंट आर्मी टू। कह रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का अंग्रेजों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण, कार्डियल, बहुत ही सौहार्दपूर्ण और कूटनीतिक संबंध थे। सौहार्दपूर्ण यानी कि बहुत ही बेहतर, और डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक, बोले तो रणनीतिक। जैसे अंग्रेज महाराजा रणजीत सिंह की शक्ति और उनकी रणनीति, रणनीति मतलब युद्ध या कोई भी काम कैसे करना है, उसको करने का तरीका, उसको करने का तरीका। तो रणजीत सिंह जी बहुत अच्छे से जानते थे कि हमको लड़ाई कैसे करनी है और नॉर्मल संबंध कैसे लेकर आगे चलना है। तो वही कह रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का संबंध अंग्रेजों के साथ सौहार्दपूर्ण तो था ही, रणनीतिक संबंध भी था, और इतना ही नहीं, ही हैड एन एफिशिएंट आर्मी टू। महाराजा रणजीत सिंह के पास कुशल सेना भी थी। सिख ही थे, यस, इसीलिए तो बोल रहे हैं शेरे पंजाब उनको कहा जाता है। तो उनके पास बहुत अच्छी सेना भी थी, कुशल, इफिशिएंट। द डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839 लेड टू अ सिविल वार। बाय 1843 रंजीत सिंह यंगेस्ट सन वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन। 1839 में, इट मीन्स in 1839 Ranjit Singh was died, so there led to a civil war, यानी कि 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद गृह युद्ध शुरू हुआ। यस, रीजन डिफाइन नहीं किया गया है। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई और उनकी मृत्यु के बाद गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध मतलब जैसे अब उनकी मृत्यु के बाद शासक कौन बनेगा, तो उसको लेकर आपस में कुछ दिक्कत हुआ होगा, लड़ाई हो गई, आपस में ही लड़ लिए लोग। फाइनली 1843 यानी कि 1843 में रंजीत सिंह के जो बड़े बेटे थे, नेम मेंशन नहीं है, उनको जो है सिंहासन पर बिठाया गया, यानी कि राजा बने। यस यस बेटा, सॉरी यंगेस्ट सन, यस यस यस, सबसे छोटे वाले बेटे रणजीत सिंह के जो थे उनको सिंहासन पर बिठाया गया, उनको राजा बनाया गया। द यंगेस्ट सन ऑफ रंजीत सिंह, रंजीत सिंह जी के सबसे छोटे बेटे, वही तो नाम मेंशन नहीं है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सिख्स एंड द ब्रिटिश वर स्ट्रेंड एज द सिख्स हैड रिफ्यूज्ड
पैसेज टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द एंग्लो अफगान वार। लिख रहे हैं कि अंग्रेजों और सिखों के बीच जो संबंध थे वो तनावपूर्ण हो गए। अभी तक तो रणजीत सिंह जी के समय में बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा था, क्योंकि रणजीत सिंह शक्तिशाली भी थे और उनकी आर्मी भी बहुत मजबूत थी और उनकी रणनीति भी बहुत बेहतर थी, उनका सिस्टम, काम करने का तरीका। जैसे देखिए इंग्लिश में एक वो प्रोवर्ब है, कहावत है, माइट इज राइट। इन हिंदी में उसको कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। और थोड़ा सा और अच्छे से उसको समझें तो जिसके पास शक्ति होती है लोग ऑटोमेटिकली उसका सम्मान कर लेते हैं। आ रही बात समझ में? और कभी कभी तो न चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि रणजीत सिंह जी पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, तो उनका विरोध भी वैसे नहीं कर सकते थे अंग्रेज। तो उनके मरने के बाद आपस में ही पहले लड़ाई शुरू हो गई। फाइनली किसी तरह से उनका सबसे छोटा बेटा जो था सिंहासन पर बैठा, राजा बना। तो अंग्रेज रास्ता चाहते थे, पैसेज, मार्ग चाहते थे एंग्लो वार अफगान के लिए, यानी कि अंग्रेजों और अफगानों के बीच युद्ध हो रहा था। तो अंग्रेजों को रास्ता चाहिए था पंजाब से होते हुए जाने के लिए। तो सिखों ने मना कर दिया, रिफ्यूज्ड। इसीलिए स्थिति जो है तनावपूर्ण हो गई। बात समझ रहे हैं? अंग्रेजों को अफगानों से लड़ाई लड़नी थी, उसके लिए उनको पंजाब से होते हुए रास्ता चाहिए था, सिखों के साम्राज्य से होकर। तो सिखों ने मना किया कि नहीं, इधर से नहीं जाना है। तो फिर जो है स्थिति तनावपूर्ण हो गई। स्ट्रेंड द ब्रिटिश मेड यूज ऑफ दिस सिचुएशन एंड फॉट 2 wars with the Sikhs between 1845 and 1849. Ultimately, the Sikhs were defeated and Punjab too became a part of the British Empire. वही हुआ? यस बेटा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के थोड़ा और ऊपर दिखता है मैप में, दिखा? तो और वहीं पाकिस्तान के थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो पंजाब भी दिखेगा आपको। आपने मैप बहुत अच्छे से देखा है। तो पंजाब से होते हुए उनको रास्ता चाहिए था अफगानिस्तान जाने के लिए। आ रही बात समझ में? तो अंग्रेजों ने सिखों ने मना किया कि नहीं, इधर से नहीं जाना है। तो उनको खराब लगा कि क्यों मना कर दिए। और नहीं, इसे प्रॉब्लम है बेटा। आपके घर के रास्ते से कोई जाना चाहेगा तो आप जाने देंगे? नहीं, रास्ते में और घर में डिफरेंस है। जैसे वो पूरा पंजाब उनका घर है ना, भाई राजा का घर है, पूरा पंजाब राजा मतलब राजा का है। तो उधर से जाने देने का मतलब भी है, जैसे मतलब ये है, हो सकता है कि उधर से जाते समय उनका कोई और एक्शन हो। जैसे देखिए अंग्रेज इतने खराब वो माइंडसेट वाले थे कि उनको केवल अपॉर्चुनिटी, चांस चाहिए कि कैसे हम जो है एनेक्स करें, उसको कब्जा करें, उस पर अपना अधिकार जमाएं। और वो चांस ही ढूंढ रहे थे। जैसे ही सिखों ने मना किया तो उनको एक अवसर मिल गया। लिख रहे हैं द ब्रिटिश मेड यूज ऑफ दिस सिचुएशन। अंग्रेजों ने इस स्थिति को समझिए कि प्रयोग कर लिया, या कहिए कि इस स्थिति का लाभ उठाया उन्होंने और 2 युद्ध लड़ लिए सिखों से, 1845 to 1849, 1845-1849 के बीच में। और फाइनली क्या हुआ कि सिख युद्ध में हार गए और पंजाब पर भी ब्रिटिश एम्पायर का अधिकार हो गया, क्योंकि सिख उतने शक्तिशाली रह नहीं गए थे जितना महाराजा रणजीत सिंह के समय में थे। जैसे जब हम आपस में लड़ेंगे तो शक्ति क्या होगी, बिखर जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। और जब एकता टूटेगा तो निश्चित रूप से नुकसान होगा, वो हार्मफुल होगा। आपस में ही लड़ रहे थे तो ऐसे ही शक्ति बहुत नहीं बची थी। फिर जो है उनको अवसर मिल गया कि भाई मना किए तो इसलिए हम इन पर आक्रमण कर दिए। फाइनली उनको हराकर पंजाब पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। एंड नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इट मीन्स उत्तराधिकार की कमी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में कहते हैं उत्तराधिकार की कमी।
उत्तराधिकार की कमी मतलब कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा किंगडम, कोई ऐसा साम्राज्य, कोई ऐसा प्रांत, प्रोविंस जहां कोई उत्तराधिकारी न हो। उत्तराधिकारी, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट उत्तराधिकारी? इट मीन्स देयर आर नो सन ऑफ द किंग, ऑफ द रूलर, यानी कि राजा का कोई बेटा नहीं है, शासक का कोई बेटा नहीं है। तो ऐसे जगह पर समझे कि उत्तराधिकार की कमी है। तो ये अंग्रेजों का एक टेक्निक आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए, लॉर्ड डलहौजी, द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856, devised a policy of annexation known as the doctrine of lapse. According to this policy, if the ruler of a kingdom which was either protected or dependent upon the British died without a natural heir, his estate would either lapse or pass on to the company. Remember it, the Governor General Lord Dalhousie, the Governor General Lord Dalhousie 1848 to 1856, 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। उसने एक नीति तैयार की, पॉलिसी बनाया। उसने एक पॉलिसी बनाया, एक नीति तैयार की, जिसको नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या नाम दिया गया? Who made this policy? Lord Dalhousie. It is an important question. Okay? So remember it. Lord Dalhousie made a policy named Doctrine of Lapse. तो according to this policy, इस रणनीति के अनुसार अगर कोई शासक, किसी भी साम्राज्य का शासक, उसको अंग्रेज प्रोटेक्ट करते हो या अंग्रेजों पर वह डिपेंड हो। मान लीजिए कोई साम्राज्य है, तो उस साम्राज्य का शासक अंग्रेजों पर डिपेंड है अपने काम के लिए, यानी कि कोई सहायता चाहिए तो अंग्रेजों से लेता है, तो अंग्रेजों पर डिपेंड है या अंग्रेज उसकी सुरक्षा करते हैं। ऐसे में अगर उसका कोई नेचुरल हेयर, यानी कि उसका खुद का कोई बेटा नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके मृत्यु के बाद वह साम्राज्य जो है या तो समाप्त हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर अंग्रेजों के साथ मिल जाएगा। टोटली ये समझिए कि उसका साम्राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। नहीं, भाई को नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज मोनार्की सिस्टम, यानी कि राजतंत्र जो है ऐसे ही चलता है ना, कि राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, और उसमें भी मैक्सिमम टाइम ये चलता था कि राजा का बड़ा वाला बेटा राजा बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए, जो बड़ा, मान लीजिए 2-3 बेटे हैं, तो बड़ा वाला बेटा राजा बन गया, तो फिर अगली पीढ़ी में उसका बेटा राजा बनेगा, यानी कि भाइयों का काम वही खत्म। हाँ, वही जहां, यानी कि जिस साम्राज्य में एबिलिटी के अकॉर्डिंग शासक चुना जाता था, वहां ऐसा नहीं था कि बड़ा ही बनेगा, जिसके पास योग्यता होगी वो बनेगा। जैसे आप महाभारत में देखिए, महाभारत में जो सबसे पहले राजा थे, यानी कि जहां से कहानी की शुरुआत होती है, महाराज भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आ रही बात समझ में? तो महाराज भरत के तकरीबन 9 पुत्र थे। कितने? 9। लेकिन उनमें से किसी को उन्होंने राजा नहीं बनाया, क्योंकि उनके नजर में उनमें से कोई योग्य था ही नहीं। तो उन्होंने एक दूसरे पर्सन को, जो उनसे मतलब इस केवल साम्राज्य से संबंधित थे, ऐसा नहीं कि उनके परिवार से थे या उनके मतलब घर से थे, ऐसा कुछ नहीं, तो उनको राजा बनाए। सो उन्होंने अपने 9 बेटों को राजा नहीं बनाया, दूसरे पर्सन को साम्राज्य दिया, क्योंकि उनका मानना था कि राजा एबिलिटी यानी कि योग्यता के आधार पर चुना जाना चाहिए, न कि केवल इस आधार पर कि उनके पिता राजा हैं।
आ रही बात समझ में? तो लॉर्ड डलहौजी, यस, उनके मतलब जैसे भाई के उम्र में थे या बड़े थे? कौन? राजा नहीं नहीं, वो उनके केवल मंत्रिमंडल में थे, उनके रिलेटिव्स नहीं थे, उनके मंत्रिमंडल में से थे भूमन्यु। तो उन्होंने योग्यता के आधार पर चयन किया, तो ऐसे पर्सन को राजा नहीं बनाया जो योग्य न हो। अदरवाइज सिस्टम यही चल रहा था कि राजा का बेटा, बड़ा वाला बेटा, अगर एक ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2-3 है तो बड़ा वाला बेटा, अब वो योग्य हो या ना हो, ऐसे उसको राजा बना दिया जाता था। तो वही कह रहे हैं, जिसके साम्राज्य में अगर कोई उत्तराधिकारी न हो और वह अंग्रेजों के अधीन काम करता हो, अंग्रेजों से सुरक्षा प्राप्त करता हो, तो उसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद सीधे अंग्रेजों से मिल जाता था। यानी कि उस राजा के अगर कोई लड़का नहीं हो, लड़की हो, हाँ, लड़की नहीं मानी जाएगी। नो 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 नो, लड़की एयर कंसीडर नहीं की जाती थी, उसको उत्तराधिकारी नहीं समझा जाता था। वेट वेट वेट, examples of the kingdoms annexed using this policy were, no no, it is my will, this policy were Satara 1848, Jodhpur and Sambalpur 1850, Udaipur 1852, Nagpur 1853 and Jhansi 1854. Okay, is डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी पॉलिसी के द्वारा अंग्रेजों ने सतारा साम्राज्य 1848 में अपने अधीन कर दिया महाराष्ट्र में, जैतपुर और संबलपुर को 1850 में ले लिए, उदयपुर को 1852 में ले लिए, नागपुर को 1853 में, और झांसी, वही जो महारानी लक्ष्मीबाई वाला था, 1854 को उस पर भी अपना अधिकार कर लिए। एंड ये सब हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था उसके कारण। जब, हाँ समझिए, जैसे कोई भी इस तरह का रूल उनका ऐसे चलता ही रहता था। ओके, दैट्स ऑल।